व्याकरण से जो है वाक्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम जानेंगे। तो सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है भाषा अभिव्यक्ति की जानकारी। जब हम इस पाठ का अध्ययन कर लेंगे तो हमें भाषा अभिव्यक्ति, भाषा का मतलब होता है अपनी बात को कहने का तरीका, वाक्यों के माध्यम से ही कहा जाता है, तो हमें वो चीज़ आ जाएगी। और नंबर 2 पर है लेखन व चिंतन कला का विकास। लेखन कब होगा? जब हमारे पास नए शब्द होंगे, और चिंतन हम सोच के लिखेंगे तो वो अच्छा लिखेंगे, ठीक है। और नंबर 3 पर है नए शब्दों से वाक्य निर्माण की जानकारी। जब हमारे पास नए शब्द होते हैं तो उनसे वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है, इस पाठ के अंतर्गत हम ये भी सीखेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान में रख करके और इस पाठ का अध्ययन करेंगे, और अभी मैं आपको जो है इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले लिखेंगे वाक्य। अब वाक्य क्या है? आप लोगों को मैंने पहले ही वर्ण हमने शुरुआत में पढ़े थे। देखो भाषा का आधार क्या होता है? वर्णमाला होती है, ठीक है। और वर्णमाला के बाद हम सीखते हैं शब्दों, क्योंकि वर्णों के सार्थक जो मेल होता है उसी से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ। अब उदाहरण क्या है? यहाँ पे उदाहरण लिखा मैंने, राम जाता है, राम जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको ये 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये है राम, फिर जाता और फिर है। तो आप देखिए कि यहाँ पर शब्द हैं, लेकिन वो किसमें बंध गए हैं? एक वाक्य में, एक व्यवस्थित रूप है। व्यवस्थित क्यों है? व्यवस्थित इसलिए है क्योंकि सबसे पहले हमने क्या लिखा है? कर्ता, फिर क्रिया, बीच में कर्म भी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये व्यवस्थित, इससे हमें सार्थक का मतलब पता चलता है कि वाक्य में क्या कहा गया है कि राम जाता है। हमें पता चल जाता है कि राम जा रहा है कहीं। अब वाक्य के 6 तत्व होते हैं, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप क्या समझिए कि राम जाता है, ये एक व्यवस्थित क्या है? वाक्य है। इसमें हमने पूर्ण विराम भी लगा दिया है, तो एक व्यवस्थित होगा। अगर यहाँ पर हम पूर्ण विराम हटा देते हैं तो ये व्यवस्थित नहीं माना जाएगा, क्योंकि पूर्ण विराम की हमारी बातों की कहीं ना कहीं क्या होती है? उसका मूल्य होता है, उसकी वैल्यू होती है कहने का। इसलिए क्या है यहाँ पे? राम जाता है, ये एक पूर्ण वाक्य है। अब इसमें आकांक्षा एक तत्व होता है वाक्य का कि राम जाता है, लेकिन मन में क्या है? कहाँ? तो वो क्या रह गया? वो एक तत्व रह गया है, उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अब वाक्य कहते किसे हैं? वाक्य इसे ही कहते हैं, जैसे हमने कहा राम जाता है। राम जाता है में क्या है? यहाँ पर शब्द है जो सार्थक है, और दूसरी क्या है? शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम है। हमने ये नहीं लिखा है जाता राम। अगर हम इस प्रकार से कहेंगे तो वो वाक्य सार्थक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए क्या है? शब्दों के, इसकी जो परिभाषा होगी वाक्य की, वो क्या होगी? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे 2 शब्द पर जोर दिया है। वो कौन से 2 शब्द हैं? सार्थक और व्यवस्थित। अब सार्थक किसे कहते हैं? देखो सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे राम है यहाँ पे, तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, किसी बच्चे का नाम है। जाता है क्रिया शब्द है, हमें जाने की प्रक्रिया का पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये शब्द क्या है? सार्थक है। व्यवस्थित कैसे? व्यवस्थित समूह। अब व्यवस्थित समूह क्या है? व्यवस्थित समूह का मतलब होता है कि किस प्रकार से हम उसको कह रहे हैं या लिख रहे हैं
पढ़ रहे हैं। हम इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते है जाता राम, नहीं लिख सकते हैं, अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए व्यवस्थित क्या है, राम जाता है, इसका अर्थ भी है। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर यही वाक्य कहते हैं, इन्हें ही वाक्य कहते हैं। अब शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये बात हमें पता चल गई। एक और उदाहरण यहाँ पर दे रही हूँ मैं आपको, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा कमल। अब देखो कमल का एक फूल होता है, यहाँ पर फूल से मतलब है मेरा, कमल एक फूल है, लेकिन ये क्या है, अभी शब्द है एक, ये क्या है, शब्द है। लेकिन इसको हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पद। तो इसको हमने अभी वाक्य में नहीं पिरोया, अब इसको हम वाक्य बनाते हैं। इस पर कमल का फूल खिला है, हमने क्या वाक्य लिखा यहाँ पे, कमल का फूल खिला है। तो यहाँ पर प्रत्येक शब्द क्या है, प्रत्येक शब्द अपने आप में पद का काम कर रहा है। तो जब कभी भी आपको ये पूछा जाएगा कि शब्द पद कब बन जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि जब किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसको ही क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं हम। और शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। पद की बात की थी मैंने यहाँ पे, पद क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपकी 5th क्लास की बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं समझा रही हूँ। पद क्या है, जब कोई भी शब्द, जब शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब वह क्या कहलाता है, तब वह पद कहलाता है। ठीक है, पद कहलाता है। यहाँ पर वाक्य मैंने दिए हैं आपको कि कमल का फूल, कमल एक शब्द है, लेकिन जब उसको हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो पद कहलाएगा वो। ठीक है, अब दूसरे नंबर की बात आती है। ये तो हमारा पहला पॉइंट था, दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि मुख्य बिंदु इस वाक्य के, वाक्य नामक पाठ के। तीसरी जो मुख्य बात है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के अंग। अब आप देखिए कि जैसे हमारे इस शरीर के, ये हमारा शरीर है सिर से लेकर पैर तक, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक है, और हर एक अंग का अपना महत्व होता है। ठीक है, चाहे वो छोटा सा हमारा रोम यानी बाल ही क्यों न हो, है कि नहीं, उसका भी महत्व है। ठीक है, तो उसी प्रकार से वाक्य के भी अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 2। अब कौन कौन से हैं वो 2 अंग, नंबर 1 पर है उद्देश्य और नंबर 2 पर है विधेय। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, उद्देश्य, और नंबर 2 पर हम क्या लिखेंगे, ये तो 1 हो गया और ये हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया विधेय। देखो ध्येय तो पढ़ना भी हमें आना चाहिए और नए शब्दों का ज्ञान तो हमें हो या। अब विधेय शब्द आपने पहले नहीं पढ़ा था, मुझे पता है इस बात का, कभी पढ़ा हो लेकिन उसका अर्थ, उसका मतलब हमें पता नहीं होता है, तो हमें जो है समझ के पढ़ना होता है। उद्देश्य और विधेय जो है वाक्य के अंग है, जैसे सिर, नाक, आँख, कान, पैर, ये सब हमारे शरीर के अंग है, इनका अपना महत्व है। उसी प्रकार से प्रत्येक वाक्य का क्या होता है, अपने उद्देश्य और विधेय होता है, 2 अंग होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से अंग है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, वाक्य के अंग मैंने अभी आपको बताया, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर क्या है, उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे ही उद्देश्य कहते हैं। और नंबर 2 पर मैंने बताया था विधेय। अब आप एक एक करके इसके बारे में समझिए कि उद्देश्य किसे कहते हैं। देखो वाक्य, कोई भी वाक्य हो, उसमें जिसके बारे में, जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वही उद्देश्य होता है। जैसे हमने कहा
चींटी चल रही है। अब वाक्य है ये, चींटी चल रही है। तो चींटी शब्द के बारे में बात की जा रही है, यानी चींटी जो होती है छोटा सा जीव होता है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो चींटी क्या हो गया, चींटी यहाँ पर उद्देश्य हो गया। अब जो उसके बारे में बात की जा रही है, चींटी क्या कर रही है, चलने का काम कर रही है। तो जो वो कर रही है वही क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है, उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, अब इसका क्या उदाहरण होगा, उदाहरण यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था चींटी चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चींटी शब्द है इसको मैं डार्क कर देती हूँ। चींटी शब्द जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, जो चींटी शब्द है उसके बारे में बात की जा रही है, तो चींटी ही क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। और जो ये शब्द है यानी चल रही है, इसको मैंने एक सर्कल में कर दिया है, चल रही है, ये शब्द क्या है, ये जो उसके बारे में बात की जा रही है ये विधेय है। अब इसकी क्या परिभाषा होगी कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है, विधेय कहते हैं, विधेय कहलाता है या कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। ये ध्यान रखिए, कॉमा लग जाता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, की लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य के बारे में जो भी बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे चींटी के बारे में हम क्या बात करते हैं कि वो चल रही है, तो जो चल रही है वही शब्द क्या है, विधेय है। अब ऐसे यहाँ पर मैं उदाहरण लिख रही हूँ, वैसे तो आप समझ गए, लेकिन फिर एक और उदाहरण से आप और समझ सकते हैं। राम का भाई दौड़ रहा है। अब आप देखिए कि राम का भाई दौड़ रहा है, यहाँ पर जो दौड़ रहा है शब्द है, जो दौड़ रहा शब्द है वो किसके बारे में बात की जा रही है, राम का भाई यानी राम के भाई के बारे में। तो जो हमारा ये रेखांकित है शब्द है दौड़ रहा है, ये तो हमारा विधेय है। और जो मैंने यहाँ पर ये राम का भाई हमने यहाँ पर सर्कल के अंदर मैंने कर दिया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा उद्देश्य है, ये तो हमारा कहलाएगा उद्देश्य, और ये शब्द हमारा कहलाएगा विधेय। ठीक है, तो मैं समझती हूँ आपको ये चीज पता चल रही होगी कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है। वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, या दो वर्ग भी कह सकते हो आप, दो भाग भी कह सकते हो। तो वो दो आधार कौन से, दो वर्ग कौन से हैं? नंबर एक तो है रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के
दृष्टिकोण से। और दूसरा है हमारा, इसको हम नीचे ले लेते, इसको पहले यहाँ पर दूसरा भाग ऐसे बता देती हूँ, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के दृष्टिकोण से कर रही हूँ, नया शब्द इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग इन नए शब्दों को सीखो। आधार कहो, दृष्टिकोण कहो या भाग कहो, अर्थ के दृष्टिकोण से। अब इनके बारे में देखो, ये तो वाक्य के दो आधार है, कौन कौन से? रचना के दृष्टिकोण या रचना का आधार या अर्थ के दृष्टिकोण से। इनको दो भागों में बांटा गया है वाक्य को, लेकिन इनके आधार पर भी वाक्यों के और पार्ट्स होते हैं और भेद होते हैं। अब वो कौन से भेद होते हैं? अगर हम रचना के आधार पर बात करेंगे तो इसके तीन प्रकार है, यानी तीन भेद। अब वो तीन भेद कौन कौन से हैं? तीन भेद में जो है सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा सरल वाक्य। कौन सी वाक्य आते हैं? सरल वाक्य। दूसरे नंबर पे हमारा आधार जो बनेगा वो है संयुक्त वाक्य। कौन से वाक्य हैं? संयुक्त वाक्य। और तीसरे नंबर जो पार्ट है हमारा, तीसरे नंबर का जो भेद है वो है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य भी कह सकते हो आप, मिश्रित शब्द ही लिखो, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, इसको हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। अब ये क्या है, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। सरल वाक्य क्या है? देखो, सरल का मतलब होता है साधारण, सामान्य, जिसको कहते हैं। राम जाता है, मोहन हंसता है, हम खेलते हैं, तुम पढ़ते हो, वह जाता है, हम लिखते हैं, वह कूद रहा है, वह नहा रहा है, वह खा रहा है। तो इस प्रकार से जो बिल्कुल ही सरल वाक्य होते हैं, जो सामान्य बात होती है, जिसको हम सरलता से कह देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सरल वाक्य होता है। और इसके एक संकेत है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। अभी आप छोटी क्लास से तो इतना समझ लो कि जिस भी वाक्य में एक उद्देश्य रहेगा और एक ही विधेय रहेगा, वही वाक्य क्या कहलाएंगे? सरल वाक्य कहलाएंगे। जैसे मोहन हंसता है, राम पढ़ता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे मोहन और राम है, ये केवल एक ही उद्देश्य है। मोहन भी इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और राम भी क्या है? एक ही उद्देश्य है। और जो हमारा हंसता है वो भी विधेय एक ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ही क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे चाचा जी और मोहन के चाचा जी आज बाजार जा रहे हैं। तो देखो, मोहन के चाचा जी और मेरे चाचा जी, दो उद्देश्य हो गए ना। तो ऐसे ही हम विस्तार करते हैं। ये थोड़ी सी और वर्णन करने के बाद जो है वो सीनियर क्लासेस में आ जाता है। तो जैसे ही आप 6th क्लास में जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को। तो अभी आप सिर्फ क्या समझो कि सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होते हैं। सामान्य रूप से कहे जाने वाले वाक्य ही सरल वाक्य कहलाते हैं, और ये उसके उदाहरण हो गए। दूसरे नंबर पे है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य जो है, जो हमारे समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। जो हमारे समुच्चय बोधक शब्द, अभी मैंने अविकारी शब्द पढ़ाते समय आपको समझाया था कि समुच्चय बोधक शब्द क्या है। समुच्चय बोधक, समुच्चय का मतलब होता है किसी समूह को बांधने का जो काम करते हैं। जैसे हमारा एक कमरा है, ये दीवारें हैं, इस छत को बांधने, रोक के खड़े होने के लिए। जैसे हमारा ये हाथ है हमारा, ये एल्बो क्या है हमारी, ये जो कोहनी है एल्बो है, ये क्या है? हमारी जो बाह है और जो हमारा हाथ है, इसको एक जोड़ने, एक बांधने का काम, एक इकाई का काम कर रही है, एक पिलर का काम कर रही है। उसी प्रकार से प्रत्येक वाक्य में जो ऐसे शब्द जो दो सरल वाक्यों को बांधने का, सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन
दिल्ली गया, दिल्ली गया, परंतु बीमार हो गया। अब देखो यहाँ पे मोहन दिल्ली गया एक वाक्य है, अपने आप में एक है, परंतु शब्द लग गया। जो ये शब्द लगा है यहाँ पे, ये समुच्चय बोधक शब्द है। ये जो परंतु शब्द है, मोहन बीमार हो गया, हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन हमने दो सरल वाक्यों को एक समुच्चय बोधक शब्द से उसको जोड़ दिया, ठीक है, उसको एक बना दिया। तो वही शब्द वही वाक्य क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक शब्दों से जिन सरल वाक्यों को हम एक वाक्य के रूप में बदल देते हैं, वही वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है बात मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य कौन से? देखो मिश्रित वाक्य क्या होता है, इसमें एक साधारण वाक्य होता है और एक प्रमुख वाक्य होता है, यानी एक आश्रित का मतलब होता है एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। एक वाक्य ऐसा होता है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है, और उस पर जो है एक दूसरा वाक्य जो होता है वो गौण होता है। गौण का मतलब होता है वो उस पर निर्भर होता है, ठीक है, वो उस पर निर्भर होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा कि यह वही बच्चा है जिसको इनाम मिला। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा? यह वही बच्चा है जिसको इनाम मिला। इनाम क्या था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने कहा क्या कहा? ये वे ही बच्चे हैं जिन्होंने कल मैच जीता। आगे बात समझ में? मैच जीता और ये वही बच्चे हैं। तो ऐसे जो वाक्य हैं, वो सभी मिश्रित वाक्य कहलाएंगे, यानी एक मुख्य वाक्य पर दूसरा वाक्य क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है, ठीक है। दूसरा वाक्य क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये वे ही व्यक्ति हैं जिन्हें उपहार दिया गया, या जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब हमने क्या कहा? जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जैसे को तैसा, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, यानी एक निर्भर होता है और दूसरा उस पर स्वतंत्र होता है। एक तो अपने आप में पूर्ण है और दूसरा क्या है? गौण है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? मिश्रित वाक्य कहलाएंगे या मिश्र वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभी रचना के दृष्टिकोण से जो है वाक्य के भेद पढ़े कि वाक्य कितने भेद होते हैं रचना के दृष्टिकोण से? 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। दूसरे नंबर पे है अर्थ के दृष्टिकोण से। तो अर्थ के दृष्टिकोण से जो है मैं आपको इसका अगले वीडियो में आपको विस्तार से इसको समझाऊंगी। और मैं जानती हूँ कि इस समय आप घर पर हैं, तो सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, और वीडियो को बार बार देख करके पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।